प्यारे बच्चों, सुप्रभात। बच्चों, कल हमने जो था अकाउंटेंस बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स के अंतर्गत कुछ टर्म्स के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। आज भी हम बाकी बची टर्म्स के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। यस बच्चों, आज सबसे पहले हम बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स के अंतर्गत सबसे पहले बेटा हम प्रॉफिट को जानेंगे कि प्रॉफिट क्या होता है। व्हाट इज प्रॉफिट? बेटा प्रॉफिट यानी कि लाभ, जिसको हम कहते हैं द एक्सेस ऑफ द रेवेन्यू ओवर इट्स रिलेटेड एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर इज प्रॉफिट। जब बिजनेस के अंतर्गत उसकी रेवेन्यू उसके एक्सपेंडिचर से ज़्यादा हो जाए, यानी कि उसकी आगम उसके खर्चों से जब ज़्यादा होती है तो उस कंडीशन में जो अंतर होता है वो प्रॉफिट कहलाया जाता है। तो प्रॉफिट निकालने का तरीका भी हमारे लिए है कि रेवेन्यू में से जब हम एक्सपेंडिचर को माइनस करते हैं तो प्रॉफिट कैलकुलेट किया जा सकता है, वो प्रॉफिट होता है। गेन भी बेटा प्रॉफिट की तरह का एक पार्ट होता है, लेकिन इसके अंतर्गत हम कोई भी एक्टिविटी नहीं करते। ये विदाउट एक्टिविटी किए ऑटोमेटिकली जो जनरेट होता है उसे हम गेन कहते हैं। जैसे अ नॉन रिकरिंग प्रॉफिट फ्रॉम द इवेंट्स और ट्रांजैक्शन इंसिडेंटल टू द बिजनेस सच एज सेल ऑफ द फिक्स एसेट्स, एप्रोप्रिएशन इन द वैल्यू ऑफ द एसेट्स एटसेट्रा। यानी किसी भी प्रॉपर्टी को उसके दर्शाए गए मूल्य से जब हम ज़्यादा में बेचते हैं किसी भी फिक्स एसेट्स को, तो उसमें होने वाला गेन, उसमें होने वाली एक्स्ट्रा इनकम गेन कहलाई जाती है। इसी प्रकार किसी भी प्रॉपर्टी की वैल्यू का बढ़ना गेन कहलाया जाता है। लॉस, अगली टर्म्स हमारी है बच्चों लॉस। द एक्सेस ऑफ द एक्सपेंसेस ऑफ ए पीरियड ओवर इट्स रिलेटेड रेवेन्यू इज टर्म एज लॉस। यानी कि बिजनेस के अंतर्गत जब हमारे एक्सपेंसेस ज़्यादा होते हैं, हमारे खर्चे ज़्यादा होते हैं और हमारा रेवेन्यू कम होता है, तो उस कंडीशन में जो भी कुछ निकल कर आता है उसे हम लॉस कहते हैं। यानी कि लॉस इज इक्वल टू एक्सपेंसेस माइनस रेवेन्यू। गुड्स, अगली टर्म बच्चों हमारी गुड्स, यानी कि सामान। गुड्स क्या कंडीशन आती है? द प्रोडक्ट्स इन विच द बिजनेस डील इन द आइटम्स दैट आर परचेज्ड फॉर द purpose of resale and not for use in the business are called goods. The products in which the business deals in the items that are purchased for the purpose of the resale and the not for use in the business are called goods. यानी कि व्यापार जिस चीज़ में डीलिंग करता है वो प्रोडक्ट्स उसके लिए गुड्स कहलाए जाएंगे, और इस परचेज करने की दशा में वो उन गुड्स को रीसेल करता है, वो उसको अपने बिजनेस में यूज नहीं करता है। उसका पर्पज़ अपने बिजनेस में उसको यूज करने का नहीं होता है, बल्कि उसका पर्पज़ उसको जिन लोगों को उस प्रोडक्ट की आवश्यकता होती है उनको सेल करने से होता है, रीसेल करना। परचेज, द टर्म्स परचेज इज यूज्ड ओनली फॉर द गुड्स प्रोक्यूर्ड बाय ए बिजनेस फॉर द रीसेल। इन केस ऑफ द ट्रेडिंग कंसर्न्स it is purchase of the final goods, and in the manufacturing concerns it is purchase of the raw materials. Purchase may be cash purchase or credit purchases. Purchase of the goods not of property or assets either for cash or credit are termed as the purchase. बच्चों परचेजेस यानी सामान खरीदना। बिजनेस के अंतर्गत बेटा बिजनेसमैन दो तरह से परचेज करता है, एक नकद परचेज करता है, एक उधार परचेज करता है। संपत्ति का खरीदना यानी एसेट्स का खरीदना वो परचेज में शामिल नहीं होगा। बिजनेस जिस चीज़ में डीलिंग करता है, जिस चीज़ में वो अपना व्यापार करता है, उसको हम परचेज की संज्ञा देते हैं, उसे हम परचेज कहते हैं। परचेज दो तरह की होती है, एक कैश परचेज और दूसरी क्रेडिट परचेज। यदि किसी बिजनेस के में कुल परचेज निकालनी हो, यानी कि उसने कुल कितना सामान खरीदा एक पर्टिकुलर ईयर के अंतर्गत, तो हम कैश परचेज और क्रेडिट परचेज को जब हम जोड़ देते हैं आपस में तो उसे हम बोलते हैं टोटल परचेज। और बेटा नेट परचेज और नेट टोटल परचेज ये एक ही चीज़ होती है। जब टोटल परचेज में से हम यानी कैश परचेज प्लस क्रेडिट परचेज में से हम परचेज रिटर्न को माइनस कर देते हैं तो जो निकल कर आता है उसे बोलते हैं नेट परचेज, यानी कि शुद्ध परचेज कितनी हो गई। अगली टर्म बच्चों परचेज रिटर्न और रिटर्न आउटवर्ड और रिटर्न क्रेडिट। It means that part of the purchase of the goods which is returned to the seller. This return may be due to unnecessary executives
एंड डिफेक्टिव सप्लाई ऑफ द गुड्स, यानी कि ऐसा कोई भी सामान जो सामान हमने सेलर को, ऐसा कोई भी सामान जो सामान हमने किसी व्यक्ति को बेचा और उस व्यक्ति द्वारा वो सामान हमें वापस किया जाता है किसी भी कारणों से, चाहे वो सामान डिफेक्टिव हो, चाहे उसे पसंद ना आया हो, या फिर उसके लिए वो उस सामान की उसे आवश्यकता ना हो। इस कंडीशन में जो भी सामान वो हमें वापस करता है या जो सामान हम उसे वापस करते हैं जिस व्यक्ति से हमने सामान खरीदा, उसे बोलते हैं हम परचेज रिटर्न। जो सामान हमने खरीदा था वो सामान जब हम किसी व्यक्ति को वापस कर देते हैं तो उसको बोलते हैं परचेज रिटर्न। सेल्स, अगली टर्म बच्चों सेल्स। सेल्स आर द टोटल रेवेन्यू फ्रॉम द गुड्स सोल्ड और सर्विसेज प्रोवाइड टू द कस्टमर्स, मे बी कैश सेल्स और क्रेडिट सेल्स। सेल्स दो प्रकार के, कैश सेल्स, क्रेडिट सेल्स। इन अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी सेल्स मीन्स द सेल्स ऑफ गुड्स, नेवर द सेल्स ऑफ एसेट्स। ध्यान से फिर सुनिए, सेल्स ऑफ द गुड्स, नेवर द सेल्स ऑफ एसेट्स, should have a regular features. It includes both cash and credit sales. Hence, when goods in whatever from are sold either in cash or credit, these are the term as sales. इसी प्रकार जब हम किसी व्यक्ति को कोई सामान बेचते हैं तो हम भी सामान दो तरह से बेचते हैं, नकद सामान बेचना और उधार सामान बेचना, यानी कैश ट्रांजैक्शन, कैश सेल्स करना और क्रेडिट सेल्स करना। तो कुल सेल्स निकालने के लिए जब हम कैश सेल्स और क्रेडिट सेल्स को आपस में प्लस कर देते हैं तो वो हमारी हो जाती है टोटल सेल्स। इसी प्रकार जब हम नेट सेल्स निकालते हैं या नेट टोटल सेल्स निकालते हैं तो कुल बिक्री में से जब हम सेल्स रिटर्न को माइनस कर देंगे तो जो सेल्स हमारी बचेगी वो हो जाएगी हमारी नेट सेल्स या फिर नेट टोटल सेल्स। सेल्स रिटर्न और रिटर्न इनवर्ड्स और रिटर्न डेबिट। In this, it is that payment of the sales or goods which is the actual return to us by the purchases. The return may be also be due to executive, unnecessary and defective supply of the goods. इसी प्रकार जब हम किसी व्यक्ति को कोई सामान बेच देते हैं तो यदि वो सामान उस व्यक्ति के पास नेसेसरी एक्स्ट्रा पहुंच गया तो वो व्यक्ति भी उस सामान को हमें वापस कर सकता है। इस प्रकार जो सामान वो हमें वापस करता है उसको बोलते हैं हम सेल्स रिटर्न, यानी जो सामान हमने किसी व्यक्ति को बेचा उस व्यक्ति ने यदि सामान हमें वापस कर दिया उसको बोलेंगे हम सेल्स रिटर्न। नेक्स्ट, अगली टर्म बच्चों डेटर्स। डेटर्स आर द पर्सन्स एंड और अदर एंटिटीज टू whom business has sold goods and services on credit and amount has not received yet. These are assets of the business. Debtors वो व्यक्ति होता है, वो कस्टमर्स होते हैं जिनको बिजनेस उधार सामान बेचता है, जिन्होंने उसी दिन पेमेंट नहीं किया होता है जिस दिन उनको सामान बेचा जाता है, उनको हम डेटर्स कहते हैं और ये हमारे बिजनेस की इसलिए एसेट्स कही जाती है। क्रेडिटर्स, इफ़ द बिजनेस बाय गुड्स और सर्विसेज ऑन क्रेडिट एंड द क्रेडिटर्स इज स्टिल टू बी पेड टू द persons and or other entities, these are called creditors, these are liability for the business. Creditors, इसी प्रकार जिन लोगों से हम उधार सामान खरीदते हैं या जिन लोगों से सप्लायर से हम उधार सामान खरीदते हैं और उनको हम उसी समय पर पेमेंट नहीं करते हैं बल्कि कुछ समय के बाद पेमेंट करते हैं तो वो सभी हमारे लिए क्रेडिटर्स हो जाएंगे, यानी कि लेनदार हो जाएंगे और इस तरह से वो बिजनेस की लायबिलिटी कही जाएंगी। बिल्स रिसीवेबल। बिल्स रिसीवेबल इज एन accounting terms of the bills of exchange. A bills of exchange in the bills receivable for the seller at the time of the credit sales. जब कोई भी व्यक्ति उधार बिक्री करता है तो उस समय पर जो बिल लिखता है डेटर के अगेंस्ट में, उस पर उस डेटर से वो सिग्नेचर ले लेता है और भविष्य में उस बिल का डेटर्स पेमेंट करने का वायदा करता है, इसलिए वो हमारी एसेट्स हो जाती है और वो हमारा हो जाता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज या बिल्स रिसीवेबल। Bills payable. Bills payable is also in the accounting term of the bills of exchange. A bills of exchange is the bills payable for the purchase at the time of the credit purchase. इसी प्रकार जब हम उधार सामान खरीदते हैं तो जिस व्यक्ति से हम उधार सामान खरीदते हैं वो व्यक्ति एक बिल लिखता है, उस पर हमारी सिग्नेचर ले लेता है और हमसे ये वायदा कर लेता है कि हम इस बिल का उसे कितनी अवधि के बाद पेमेंट करेंगे। डिस्काउंट, इट इज़ द रिबेट गिवन बाय द सेलर टू द बायर। ये एक तरह की रिबेट होती है, छूट होती है जो सेलर द्वारा बायर को दी जाती है, यानी कि जो व्यक्ति सामान खरीदता है ये उसको दी जाती है।
डिस्काउंट बच्चों, कई तरह का डिस्काउंट होता है। जिसको हम इस प्रकार क्लासिफाइड कर सकते हैं। नंबर 1, ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट यानी व्यापारिक छूट। द पर्पज ऑफ दिस डिस्काउंट इज टू बी persuade the buyer to buy more goods. It is offered at an agreed percentage of the list price at the time of the selling goods. The discount is not recorded in the accounts books as it is deducted in the invoice or cash memo. ट्रेड डिस्काउंट का पर्पज बच्चों, बायर के द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स खरीदने के लिए कंपनी के द्वारा एक तरह का ऑफर दिया जाता है। इसके अंतर्गत ट्रेड डिस्काउंट को लिस्ट प्राइस पर कैलकुलेट किया जाता है और सेलर इस ट्रेड डिस्काउंट को अपनी बुकों में रिकॉर्ड नहीं करता है। जब वो बिल तैयार करता है या कैश मेमो तैयार करता है, इनवॉइस तैयार करता है, इसको वो तुरंत की तुरंत उसके अंतर्गत लेस करके दिखाता है, यानी घटा कर दिखाता है। दूसरा, कैश डिस्काउंट बच्चों। द ऑब्जेक्टिव द प्रोवाइड कैश डिस्काउंट इज टू द इनकरेज द डेटर्स टू पे द ड्यू promptly. This discount is recorded in the accounting books. बेटा कैश डिस्काउंट का जो उद्देश्य होता है वो उद्देश्य डेटर्स को या कस्टमर्स को इस बात के लिए इनकरेज करने के लिए होता है कि वो व्यक्ति हमें समय पर भुगतान कर दे। यदि वो व्यक्ति हमें समय पर भुगतान करता है तो तब ही उसको हम ये डिस्काउंट देते हैं। इसलिए हमें पहले से पता नहीं होता कि वो व्यक्ति समय पर भुगतान करेगा या समय पर भुगतान नहीं करेगा। इसलिए ये ध्यान रखने वाली बात है कि वो व्यक्ति हमें समय पर भुगतान यदि नहीं करता तो उसको ये डिस्काउंट नहीं दिया जाता, और यदि समय के अंदर वो भुगतान कर देता तो उसको हम कैश डिस्काउंट देते हैं। इसलिए कैश डिस्काउंट को बिजनेसमैन अपनी बुकों में रिकॉर्ड करता है। क्वांटिटेटिव डिस्काउंट। एज द नेम एम्प्लाइज दिस टाइप ऑफ डिस्काउंट इज गिवन टू कस्टमर एनकरेज टू परचेज इन द लार्ज क्वांटिटी। इस तरह का डिस्काउंट कस्टमर को तब दिया जाता है जब वो अधिक मात्रा में सामान खरीदता है, लार्ज क्वांटिटी परचेज करता है, तो उसको एक तरह का ये क्वांटिटी डिस्काउंट उसको अलग से दिया जाता है। बेटा अगली टर्म हमारी है अकाउंट। अकाउंट क्या होते हैं? अकाउंट रेफर टू ए समराइजिंग रिकॉर्ड ऑफ द रेलेवेंट ट्रांजैक्शन ऑफ द पर्टिकुलर हेड एट वन प्लेस। इसका मतलब कि जो भी रिलेवेंट ट्रांजैक्शंस हैं उस अकाउंट से संबंधित उनको बेटा एक हेड के अंतर्गत लिखना, यानी एक हेड के अंतर्गत एक प्लेस के अकॉर्डिंग उनको शो कर देना। जैसे हम लोग काम करते हैं अपना विद्यालय के अंतर्गत, जैसे हम अकाउंट्स का काम करते हैं तो अकाउंट्स का काम अकाउंट्स की कॉपी में करना, बिजनेस स्टडीज का काम बिजनेस स्टडीज के अंतर्गत करना, इंग्लिश का काम इंग्लिश कॉपी के अंतर्गत करना। उसी प्रकार अकाउंट्स इस बात को रेफर्स करता है कि जो भी ट्रांजैक्शन है उस अकाउंट संबंधित वो हम उसी अकाउंट के अंतर्गत लिखें, उस पर्टिकुलर हेड के अंतर्गत एक प्लेस पर उन ट्रांजैक्शन को हम लिखते चले जाएं। इनकम। इनकम इज ए वाइडर टर्म। Income is a wider term which includes profit also. Income means increase in the wealth or enterprise over a period of the time. इनकम बेटा एक वाइडर टर्म होती है, इसके अंतर्गत प्रॉफिट इंक्लूड होता है और साथ ही साथ जो बिजनेस की वेल्थ होती है, वेल्थ में कितना इंक्रीज हुआ वो सब भी इसके अंतर्गत टाइम टू टाइम इसमें रिकॉर्ड करते हम चले जाते हैं। स्टॉक। बेटा स्टॉक वो चीज़ होती है जो बिजनेस के अंतर्गत एक पर्टिकुलर टाइम के अंतर्गत अभी सेल होने से बच गया सामान, जिसको अभी तक हम सेल नहीं कर पाए। द गुड्स अवेलेबल विच द बिजनेस फॉर द सेल ऑन द पर्टिकुलर डेट इज नोन एज स्टॉक। द गुड्स अवेलेबल विच द बिजनेस इज सेल ऑन ए पर्टिकुलर डेट इज टर्म्ड एज स्टॉक। इट वेरिएस इंक्रीज और डिक्रीजेज एज गोज ऑन द चेंजिंग। इन अकाउंटिंग देयर द टू टर्म्स इन स्टॉक। स्टॉक में बेटा हम दो तरह के टर्म का यूज करते हैं, एक होता है ओपनिंग स्टॉक, एक होता है क्लोजिंग स्टॉक। स्टॉक इन द बिगिनिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। जो कोई भी स्टॉक हम किसी फाइनेंशियल ईयर के बिगिनिंग में शो करते हैं उसे हम ओपनिंग स्टॉक बोलते हैं, और जो कोई भी स्टॉक हम एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर कैलकुलेट करते हैं कि साल के लास्ट में कितना सामान बच गया, उसे हम क्लोजिंग स्टॉक बोलते हैं। और ये भी ध्यान रखेगा जो किसी पर्टिकुलर का जो क्लोजिंग स्टॉक होता है नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर का, नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड का, वो हमारा हो जाता है ओपनिंग स्टॉक। कोस्ट। लागत क्या होती है? कोस्ट रेफर टू एक्सपेंडिचर इनकर्ड इन द एक्वायरिंग, मैन्युफैक्चरिंग एंड द प्रोसेसिंग गुड्स टू मेक इट्स सेलेबल। लॉस आर अनवांटेड burden which is business is focused to bearer. Loss are
different from expenses in the sense that expenses are voluntarily incurred to generate income, where losses are focused to bear. लॉस बेटा दो तरह का लॉस, एक होता है नॉर्मल लॉस, एक होता है बेटा एबनॉर्मल लॉस। बेटा नॉर्मल लॉस वो होता है जिसके बारे में हमें पहले से एक तरह का आभास रहता है कि इस तरह का लॉस होने की पूरी संभावना है। और एबनॉर्मल लॉस बेटा दूसरा तरह का लॉस वो होता है जिसके पता होने की संभावना नहीं होती, कि वो अचानक लॉस हो जाता है। एबनॉर्मल यानी कि असाधारण हानि, यानी कि हमें पता नहीं होता कि ये लॉस कब हो जाए। तो पहले बेटा नॉर्मल लॉस, इन केस ड्यू टू इनहेरेंट वीकनेस इन द commodities, for example coal, cement, oil, ghee, ice cream, petrol. There will be shortage in their weight due to leakage, spoilage, wastage during the journey. यानी इस तरह के लॉस वो होते हैं जिनके पता होने की संभावना होती है कि इस तरह के लॉस हो सकते हैं बिजनेस के अंतर्गत। नेक्स्ट बेटा एबनॉर्मल लॉस, अभी मैंने बताया कि एबनॉर्मल लॉस वे होते हैं बेटा जिसके पता होने कोई उम्मीद नहीं होती कि अचानक कब लॉस हो जाएंगे, जैसे लॉस ड्यू टू अर्थक्वेक, फायर, फ्लड, स्टॉर्म्स, थेफ्ट एंड एक्सीडेंट। क्योंकि इन चीज़ों की पता नहीं होती क्योंकि अचानक होने वाले नुकसान हैं, ये ह्यूमन बीइंग द्वारा नहीं होते हैं, ये बल्कि ये लॉस जो हैं अचानक प्रकृति दत्त हैं। अर्थक्वेक आ जाना, पता नहीं कब अर्थक्वेक, कब फैक्ट्री में हमारी आग लग जाए, फ्लड कब हो जाए, स्टॉर्म्स, थेफ्ट, कोई चोरी कब हो जाए, और एक्सीडेंट कब हो जाए। तो इस तरह के नुकसानों का पता नहीं होता है कि ये नुकसान कब हमारे हो सकते हैं। नेक्स्ट है ट्रांजैक्शन क्या होती है बच्चों, एन इवेंट द रिकॉग्निशन ऑफ विच गिव्स रेज टू एन एंटिटी इन अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ऑफ ए बिजनेस एक्टिविटी और इवेंट्स विच हैज टेकन प्लेस। वाउचर, बेटा वाउचर क्या होता है, वाउचर बहुत एक खास पॉइंट है हमारे लिए। वाउचर क्या है, द डॉक्यूमेंट्री एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ द ट्रांजैक्शन इज नोन एज वाउचर। अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन मच बी सपोर्टेड बाय डॉक्यूमेंट्स। दी डॉक्यूमेंट्री proofs is supports of the transaction are termed as voucher. For example, if we buy goods for cash, we gets cash memo. If we buy goods on credit, we gets an invoice. When we make a payment, we get receipt and so on. वाउचर किसी भी ट्रांजैक्शन में होने वाला एक एविडेंस होता है और इसको हम कोर्ट में भी एविडेंस के रूप में पेश कर सकते हैं वाउचर को। यदि कोई व्यक्ति हमारे अगेंस्ट गलत केस करता है तो इसे हम वाउचर के रूप में भी, इस वाउचर को हम कोर्ट में एविडेंस के रूप में पेश कर सकते हैं। एंट्री क्या होती है बच्चों, द रिकॉर्डिंग ऑफ ए ट्रांजैक्शन और इवेंट्स इन द बुक्स ऑफ अकाउंटिंग नोन एज एंट्री। किसी भी इवेंट्स को अपनी बुकों में रिकॉर्ड करना, ट्रांजैक्शन को बुकों में रिकॉर्ड करना, वो एंट्री कहलाया जाता है। अकाउंटिंग ईयर क्या होता है, अकाउंटिंग ईयर पीरियड कंटेन 12 मंथ्स एंड बुक्स आर क्लोज्ड एनुअली इज नोन एज अकाउंटिंग ईयर। यानी 12 महीने की समय अवधि जिसके अंतर्गत हम अपने बिजनेस को एक पर्टिकुलर डेट को हम क्लोज करते हैं उसे हम अकाउंटिंग ईयर बोलते हैं। और आज की तारीख में हमारा जो अकाउंटिंग ईयर ज़्यादातर क्लोज होता है बच्चों वो होता है 31 मार्च, यानी 1 अप्रैल से हम स्टार्ट करते हैं और 21 मार्च को हम क्लोज करते हैं। बच्चों अगली ट्रांजैक्शन है आउटस्टैंडिंग इनकम और एक्रूड इनकम। बेटा आउटस्टैंडिंग इनकम, बेटा ऐसी इनकम जो ड्यू तो हो गई लेकिन अभी तक हमें रिसीव नहीं हुई, यानी पैसा हमने कमा तो लिया लेकिन अभी तक हमें प्राप्त नहीं हुआ। इनकम ड्यू बट नॉट रिसीव इज कॉल्ड आउटस्टैंडिंग इनकम। प्रीपेड एक्सपेंसिव और अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसिव, बेटा ये वो खर्चे होते हैं जो जिनका भी समय अवधि नहीं आई और हमने ऐसे खर्चों का बेटा समय से पहले भुगतान कर दिया। If expenses paid in advance is called prepaid expenses. Received in advance or unearned income. Any things received in advance is called received in advance. बेटा कोई भी पैसा जो हमें समय अवधि से पहले मिल जाता है उसे हम रिसीव्ड इन एडवांस कहते हैं। और बेटा इस पैसे पर हमारा कोई अधिकार नहीं होता है, इसलिए इसे हम लायबिलिटी पक्ष के अंतर्गत शो करते हैं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, एक्सपेंसिव ड्यू बट नॉट पेड इन इज कॉल्ड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसिव। बेटा ऐसे खर्चे जिनका अभी तक हमने इस करंट ईयर में भुगतान नहीं किया है, यानी ये खर्चे हमारे पर ड्यू तो हो गए लेकिन बेटा इनको अभी तक हमने पेमेंट नहीं किया है, इन सभी खर्चों को हम बोलते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। अकाउंट, एन अकाउंट इज ए रजिस्टर ऑफ ए पर्टिकुलर क्लास ऑफ द
मनी ट्रांजैक्शन। ब्रॉड फॉरवर्ड और कैरी फॉरवर्ड। बेटा ब्रॉड फॉरवर्ड का मतलब है जब हम अपने अकाउंट क्लोज करते हैं तो अकाउंट क्लोज करने पर बेटा जो बैलेंस निकल कर आता है पिछले साल का बैलेंस, प्रीवियस का बैलेंस, जब उस बैलेंस को बेटा हम इस साल लेकर आते हैं तो उसको बोलते हैं बैलेंस फॉरवर्ड, यानी कि बैलेंस ब्रॉड डाउन। उसी प्रकार इस साल का जो बैलेंस हमारा निकल कर आता है, बचता है बैलेंस, उसको बोलते हैं बैलेंस कैरिड डाउन। पहले बैलेंस फॉरवर्ड देखिए, यूज टू ओपन एन अकाउंट इज करंट ईयर बाय पोस्टिंग द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ द प्रीवियस ईयर, एंड कैरी डाउन बेटा द टर्म इज यूज टू बैलेंस एन अकाउंट। तो बेटा इस तरह से हमारी एक कुछ टर्म्स थी जिनके बारे में अभी हमने पढ़ा। तो बेटा आप एक तो इन पर सभी बच्चे इस पर अपने नोट्स तैयार करेंगे। देन बेटा अब इसके बाद हम आगे की बात करते हैं अकाउंटिंग प्रोसेस। अकाउंटिंग प्रोसेस क्या होता है बेटा, यानी अकाउंट्स करने का तरीका। हम अपने बुकों में अकाउंटिंग प्रोसेस कैसे करते हैं, क्या क्या काम हम पहले करेंगे, किस काम को उसके बाद करेंगे, ये सारे काम हम कैसे कैसे करेंगे। ये सबसे पहले है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। बिजनेस के अंतर्गत जिन ट्रांजैक्शन का संबंध फाइनेंस से यानी कि पैसों से है, सबसे पहले बच्चों हम अपने बुक्स के अकॉर्डिंग उन ट्रांजैक्शन को बेटा हम सबसे पहले आइडेंटिफाई करते हैं, चेक करते हैं कि कौन कौन सी ट्रांजैक्शन हमारी ऐसी हैं बिजनेस के अंतर्गत जिन ट्रांजैक्शनों को मनी के अंतर्गत हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। यानी सबसे पहले फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करेंगे। आइडेंटिफाई करने के बाद बेटा फिर उसके बाद हम करेंगे बेटा उसकी रिकॉर्डिंग करेंगे, हम रिकॉर्ड करेंगे अपने यहाँ, नहीं कि अपनी बुक्स में उसको हम लिखेंगे कि कौन कौन सी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है, उसको अपनी बुकों में हम रिकॉर्ड करेंगे। रिकॉर्ड करने के बाद बच्चों उसको हम करेंगे क्लासीफाइंग, यानी कि बेटा उसको हम छाटेंगे अलग अलग, उसको अलग अलग हम बांटेंगे कि कौन सी ट्रांजैक्शन कैश की ट्रांजैक्शन है, कौन सी ट्रांजैक्शन क्रेडिट की ट्रांजैक्शन है, कौन सी सेल्स संबंधित है, कौन सी परचेज संबंधित है। उसके बाद इस तरह के ट्रांजैक्शन को हम फिर क्लासीफाई करते हैं। क्लासीफाई करने के बाद उन ट्रांजैक्शन को करते हैं बेटा हम समराइजिंग, यानी इकट्ठा करते हैं उनको हम पर्टिकुलर हेड के अंतर्गत उनको हम पुट करते हैं कि ये कौन सी ट्रांजैक्शन किस हेड के अंतर्गत जाएगी। उसके बाद बेटा हम उनका एनालाइजिंग करते हैं और उनका इंटरप्रिटेशन करते हैं, यानी कि उसका विश्लेषण करते हैं और चेक करते हैं कि जो हमने ट्रांजैक्शन उनके अंतर्गत लिखी हैं वो क्या ट्रांजैक्शन सही है नहीं है। और उसके बाद उसका हम निकालते हैं बेटा बैलेंस निकालते हैं। उसके बाद लास्ट में बेटा हम करते हैं कम्युनिकेट। जिन लोगों को हमारे अकाउंट्स की इन्फॉर्मेशन की जानकारी चाहिए उन लोगों को अपने बिजनेस की हम जानकारी प्रोवाइड करा देते हैं कि भाई हमारे बिजनेस की जानकारी आप चाहो तो हमारे बिजनेस की जानकारी लेना चाहो तो ले सकते हैं। तो इस तरह से बेटा ये 6 पॉइंट्स हमारे आते हैं अकाउंटिंग प्रोसेस के अंतर्गत। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, रिकॉर्डिंग करना, क्लासीफाइंग करना, समराइजिंग करना, एनालाइजिंग करना एंड इंटरप्रिटेशन करना उसका, और लास्ट में कम्युनिकेटिंग, यानी कि कम्युनिकेट करना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपने जो है मैनेजर्स हैं, बैंकर्स हैं, क्रेडिटर्स हैं, जिन लोगों को हमारे बिजनेस के बारे में जानकारी चाहिए, कम्युनिकेट करना जो चाहते हैं हमारे बिजनेस के बारे में, वो कम्युनिकेट कर सकते हैं बेटा। इसके बाद नेक्स्ट अब हमारा है बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के बेटा कितने बेसिस होते हैं, देन इसके बाद लास्ट हमारा ये है इसमें टू असर्टेन द प्रॉफिट और लॉस, यानी कि बिजनेस का प्रॉफिट और लॉस असर्टेन करने के लिए, प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करने के लिए, टू असर्टेन द प्रॉफिट और लॉस ऑफ द बिजनेस इज वन मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द अकाउंटिंग। देयर आर 2 बेसिस ऑफ असर्टेनिंग प्रॉफिट और लॉस। बेटा 2 तरीके से हम प्रॉफिट और लॉस को कैलकुलेट करते हैं, एक कैश बेसिस, दूसरा होता है बेटा एक्रूअल बेसिस। तो सबसे पहले हम कैश बेसिस अकाउंटिंग की बात करते हैं। अंडर कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग एंट्रीज आर recorded only when cash is recorded or received or paid. That is only actual cash receipt or actual cash payment are recorded. No entry passed when a payment or receipt become due. इसके अंतर्गत बेटा यदि हमने कोई पैसा कैश में पेमेंट करा या कोई पैसा हमें कैश मिला है, केवल उसकी एंट्री इसके अंतर्गत रिकॉर्ड की जाती हैं। इसके अंतर्गत उन सभी एंट्री को हम रिकॉर्ड नहीं करते हैं जिसके अंतर्गत ना तो हमें अभी तक पैसा मिला, ना अभी तक हमने यदि पैसा पेमेंट नहीं किया, तो वे एंट्री इसके अंतर्गत रिकॉर्ड नहीं की जाती हैं। दूसरा बच्चों हमारा एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के अंदर बेटा अंडर एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग एंट्रीज आर मेड ऑन द बेसिस ऑफ द अकाउंटिंग accounts having become due for payment or receipts. This implies that the entries are made not only for actual receipt or payment or cash but also for the accounts having become due for the payment or receipts. इसके अंतर्गत बेटा यदि पैसा आपको रिसीव कैश में भी यदि रिसीव नहीं हुआ है, पैसा ड्यू है लेकिन उसका पैसा आपके ऊपर ड्यू है, पेमेंट नहीं करा, या आपका किसी के ऊपर पैसा ड्यू है उसने आपको पेमेंट नहीं करा, तो उन सभी एंट्री को भी इसके अंतर्गत रिकॉर्ड करते हैं। यानी कि इसके अंतर्गत हम कैश की ट्रांजैक्शन भी करेंगे और साथ साथ ही क्रेडिट की भी ट्रांजैक्शन करेंगे।
एक्रूअल बेस के अंतर्गत हम दोनों तरह के ट्रांजैक्शनों को करते हैं। ओके बच्चों, तो आप जो हैं इसके अकाउंटिंग टर्म्स, अकाउंटिंग प्रोसेस, बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, इन सभी को इसके ऊपर आप सभी बच्चे अपने नोट्स तैयार करेंगे। थैंक यू बच्चों।